नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए चतुर्थ सेमेस्टर के एमसीक्यू हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले एसएसटी के एमसीक्यू चल रहे थे। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें आखिरी के 60 प्रश्न हमने देखे थे। आज हम हिंदी के जो है एमसीक्यू आपके पवन सीरीज के देखेंगे, जिसमें जितने भी एमसीक्यू दे रखे हैं लगभग 50 के प्लस हैं। सभी इसी वीडियो में देखेंगे। 50 या 54 के करीब आपके एमसीक्यू हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न नंबर जो है वो 1 से। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उक्त कथन किसका है? उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ का अनर्थ जो है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो पाणिनि के द्वारा जो है ये आपका दिया गया था कथन। लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, संस्कृत लेखन का दोष क्या होता है? देखिए, संस्कृत में अगर लेखन है तो अधूरी जानकारी होगी तो ये भी दोष में आएगा। लेखन में जल्दबाजी आप करेंगे वो भी दोष में आएगा। अनुस्वार और अनुनासिक का पर्याप्त आपको ज्ञान नहीं होगा, कहाँ बिंदी लगनी कहाँ चंद्रबिंदी, तो ये भी आपका दोष में आएगा। सभी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, व्यंजन जो है उनके कितने भेद होते हैं? तो एक तो आपका होता है जिसको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, एक होता है आपका जिसको हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं, और एक होता है आपका स्पर्श व्यंजन। तो इस तरीके से मुख्यतः बांटा गया है। 3 भाग यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं? तो आप जानते हैं अंतस्थ व्यंजन आपके यारा लावा होते हैं। तो या रा ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा या, उसके अलावा रा, उसके अलावा ला, उसके अलावा वा, ये 4 आपको देखने को मिलते हैं। अगला है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9, 3, 5 या 7? तो आप सभी जानते हैं टोटल यहाँ पर 5 संख्या होती है। वैसे तो देखिए 4 होते हैं पर ऑप्शन में 4 दे नहीं रखा है। वैसे तो हम 5 ऑप्शन को काट देते हैं, 4 ही आप याद कीजिए जो एग्जैक्ट है। ऑप्शन में इन्होंने क्या दिया है उससे हमें मतलब नहीं है। तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है छोटा आ, एक होता है छोटी ई, एक होता है छोटा ऊ, और एक आपका होता है री से ऋषि वाला। तो ये जो 4 होते हैं, क्या होता है ह्रस्व स्वर? तो आप कहेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय, एक मात्रा का समय लगे उनको हम इसमें रखते हैं। तो एक मात्रा का समय सब में ही लगे ना, छोटा छोटी छोटा ऊ, इस प्रकार से। एक होता है आपका दीर्घ स्वर जिसमें आपका अधिक समय लगे, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐसे करके। ऐसे प्लुत स्वर जो होता है उसमें 2 मात्रा से भी अधिक का समय लगे, जैसे आप ओम बोलते हैं ना, उसमें वहां पर आपको देखने को मिलता है। अगला देखते हैं, ऊष्म व्यंजन जो है इसमें से कौन सा है? तो आपका श, श, स और हा, ये 4 आते हैं। यहां पर श दे रखा है, ये आपका सही हो जाएगा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। अगला, स्वरों और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो टोटल संख्या कितनी होती है? टोटल संख्या तो आपकी होती है यहां पर 42 ऑप्शन दिया है, 52 आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा 33 व्यंजन, 9 स्वर, उसके अलावा भी तो होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, सबको मिला करके टोटल जो होते हैं वर्ण वो आपके होते हैं 52। पर यहां पर केवल स्वर और व्यंजन पूछा गया है, इसलिए 42 आंसर दिया गया है। इसलिए 9 स्वर 33 व्यंजन वाला ऑप्शन सही होगा। स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो आप जानते हैं एक तो ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक प्लुत स्वर। वैसे इसमें अभी अलग अलग वर्गीकरण होता है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर ये 3 होता है। जीव के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। मुख विवर खुलने के आधार पर विवृत, अर्धविवृत, अर्ध संवृत और संवृत। ओठों की स्थिति के आधार पर अवृत मुखी और वृत्त मुखी। तो यहां पर तो जो बेसिक है 3 आधार हो जाएगा, जो कि हमने आपको बताया मात्रा उच्चारण के आधार पर अगर आप इसको बांटेंगे। अगला क्वेश्चन, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी जो है वो होती है? तो दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है वो आपकी होती है लगभग 8 के करीब। यहां पर ऑप्शन में वही दे ही रखा है। देखिए, बड़ा आ आपका दीर्घ स्वर में होगा, बड़ी ई आपका दीर्घ स्वर में होगा, बड़ा ऊ आपका दीर्घ स्वर में होगा, अय आपका जो है वो हो जाएगा, अय में मात्रा लगाएंगे ये भी आपका हो जाएगा, औ आपका इसमें हो जाएगा, और औ में 2 मात्राएं लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और आपके में अंगा भी तो होता है। तो इस तरीके से 8 आपका होती है ये संख्या। अगला को रहा है प्रश्न, संयुक्त व्यंजन जो है वो इसमें से कौन सा है? तो छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ये 4 आपको देखने को मिलते हैं संयुक्त व्यंजन में। त्रा ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, हलंत को प्रदर्शित किया जाता है। हलंत किस प्रकार का होता है? तो हलंत आप जानते हैं इस प्रकार से, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, आपका एक सीधी लाइन होती है, और ये होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। आंसर यहाँ पर द वाला सही हो जाएगा, जो कि हलंत को प्रदर्शित करता है। मौन पठन के दोष आपके इनमें से कौन से होते हैं? मौन पठन के दोषों में अगर बात करें तो आपका भयभीत होकर पढ़ना भी आता है, आशंकित होकर भी आप पढ़ना,
ध्वनि को नाक द्वारा निकालना, सभी आपके यहाँ पर ऑप्शन सही होंगे। संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो टोटल कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में संस्कृत वर्णमाला पूछा गया है, जहां पर अच, हल, स्वर और व्यंजन के कहते हैं, अयोगवा होता है, अनुस्वार होता है, ऐसे करके। पर हिंदी में अगर बात की जाए तो वहां पर जो हिंदी वर्णमाला है उसमें तो मात्र 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर और एक व्यंजन। 14 प्रश्न आपसे पूछा गया है, मौखिक पठन के तत्व जो है वो कौन से होते हैं? तो आप क्या कहेंगे? इसके अंतर्गत शुद्ध उच्चारण आता है, बिल्कुल आता है, स्पष्ट स्वर भी आता है, मधुर ध्वनि भी आती है, सभी के सभी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। 15 प्रश्न कह रहा है, किसी भी भाषा को सीखने का जो महत्वपूर्ण साधन होता है वो समाचार पत्र है, या दूरदर्शन होता है, या पत्र पत्रिकाएं होती हैं, या साहित्य होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग समाचार पत्र आपका सबसे बेहतर हो सकता है, दूरदर्शन, साहित्य, पत्र पत्रिकाएं, ये समाचार पत्र के ऑप्शन के अकॉर्डिंग। साहित्य भी है, पर साहित्य में ऐसा है कि आपको नॉलेज तो होना जरूरी होगी। समाचार पत्र में तो आपको साइड में इमेज भी मिल जाती है, इमेज के थ्रू भी आप उस जो घटना है उसका पता लगा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें हेल्प मिलता है। कबीर की प्रमुख रचना इसमें कौन सी है? साखी, सूरसागर, मेघनाद या प्रिय प्रवास? तो कबीर की प्रमुख रचना में आपका साखी जो है वो आती है। इनकी 3 रचनाएं हैं, साखी, सबद, रमैनी। 17 प्रश्न आपसे पूछा गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि जो है वो कौन थे? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन हो जाएगा कबीर जो है वो ज्ञानाश्रयी शाखा के महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कौन सी है? तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो है ध्रुव स्वामिनी। हमने जयशंकर प्रसाद की रचनाएं ट्रिक से बहुत अच्छी ऑलरेडी करा चुके हैं। आप बालाजी स्टडी अड्डा जयशंकर प्रसाद रचनाएं ट्रिक ऐसे करके सर्च कीजिएगा, या बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं ट्रिक ऐसे करके डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट या वीडियो मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। सबकी हमने मैथिली शरण गुप्त वगैरह सबकी हमने रचनाओं की ट्रिक बहुत बढ़िया बना रखी है। मैथिली शरण गुप्त का जो खंड काव्य है वो इनमें से कौन सा है? तो आपका पंचवटी यहां पर सही हो जाएगा। पंचवटी जो है वो पहला ऑप्शन। इरावती तो जयशंकर की है, जयशंकर प्रसाद जी की। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना कौन सी है? तो आप जानते हैं यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यामा जो है वो सही होगा। आपको पूरी कहानी के थ्रू हमने महादेवी वर्मा की भी रचनाएं याद करा चुके हैं। अगला 20 प्रश्न हो चुके हैं। वीडियो सभी लोग लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस हम करते रहें, और हर तरीके से आपको एग्जाम के लिए हम जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो बस लाइक करते रहिएगा, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है शेयर, क्योंकि आपके माध्यम से नए नए लोग जो है वो जुड़ सकते हैं। 21 प्रश्न देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन जो है वो किया था? तो किसका किया था? आप जानते हैं सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। बा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन ने किस आत्मकथा की जो है वो रचना की थी? एक दिन मेरी भारत यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गबन और गोदान किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? तो गबन गोदान जो है किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की रचना है। ये आपका दा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पाठ्य वस्तु से क्या तात्पर्य होता है? तो समाचार पत्र भी आती हैं इसमें, पत्रिकाएं भी, संदर्भ पुस्तकें भी, उपर्युक्त सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बीजक नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो बीजक जो है इसी में ही आपका साखी, सबद, रामायणी रचनाएं आती हैं, और बीजक जो है कबीर जी की आपका रचना के अंतर्गत या ग्रंथ के अंतर्गत आपका आ जाएगा। इसी बीजक के अंतर्गत ही साखी, सबद, रामायणी बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? संवत में ऑप्शन दे रखा है, तो वैसे तो 1532 का समय आपको देखने को मिलता है। संवत के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1554 वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। और इनमें बड़ा जन्म में मतभेद है, कहीं कुछ लिखा रहता है, कहीं कुछ लिखा रहता है। अराउंड जो है वो 1500 के आसपास ही आपको देखने को मिलता है। अगला, बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि जो है वो किस काल से संबंधित थे? तो आप कहेंगे रीति काल से संबंधित थे। बा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जयशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ? 1937, 87 या 40 या 50? तो 37 आपका पहला ऑप्शन सही होगा। 15 नवंबर 1937 को इनका निधन हुआ था, और 1889 में इनका जो है वो जन्म हुआ था। अगला, परिमल काव्य के रचयिता कौन थे? कबीर, बाबू गुलाब राय, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो आंसर की बात करते हैं, आपका ऑप्शन यहां पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचपात्र के लेखक कौन है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा सही होगा? पंचपात्र के लेखक में श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पहला ही ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, वीणा काव्य रचना के रचयिता
सुमित्रा नंदन पंत, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर राम कुमार वर्मा। तो आप क्या कहेंगे? सुमित्रा नंदन पंत पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। वीणा काव्य रचना के रचयिता के रूप में जो है ये जाने जाते हैं। अगला, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1889, 1905, 1904, 1907। 1889 में जन्म हुआ, 4 मार्च की जो है वो तारीख थी। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना हुई थी किसके द्वारा, वो पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र या श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास आपका ऑप्शन सही होगा। समय इसका 1893 का था, तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदी नवजीवन का संपादन किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिभाव उपाध्याय, राम कुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप क्या कहेंगे? हरिभाव उपाध्याय। बा वाला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। हिंदी नवजीवन जो है उसके संपादन के रूप में। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसके रचयिता कौन है? महादेवी, मन्नू भंडारी, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी जी। तो कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, सुभद्रा कुमारी चौहान। इंपॉर्टेंट रचना है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, काव्यों महाकाव्यों में सार गर्भित वाक्यों को क्या कहते हैं? सूक्ति कहते हैं, छंद कहते हैं, श्लोक कहते हैं या गर्भ वाक्य कहते हैं? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही यानी सूक्ति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचा सूक्ति किस काव्य की है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? किराता जुर्नियम, लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कहने का मतलब है, यानी जो इस पंक्ति है उसका कहने का मतलब है कि इस संसार में ऐसे व्यक्ति मिलना कठिन है जो आपके हित के लिए भी बोले, उसकी वाणी में कठोरता भी ना हो, अर्थात हितकारी जो बात होती है वो मधुरता के साथ प्रस्तुत करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत दुर्लभ होते हैं। तो वही लिखा यहाँ पर, हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचा, मतलब इसी लाइन का एक लाइन में अगर मतलब कहा जाए तो आपके फेवर में भी इंसान बोले और किसी प्रकार का कोई कठोर वर्ड यूज ना करे, और ऐसे मधुरता के साथ बोलने वाले लोग बहुत ही जो है वो दुर्लभ होते हैं। दुर्लभ मतलब बहुत कठिनाई से मिलते हैं। अगला, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो कौन सा है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर लास्ट वाला श्रीमद् भगवत गीता, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 39 प्रश्न, सुगम शब्द का विलोम जो है वो क्या होगा? तो दुर्गम आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। रविंद्र शब्द में संधि पूछी गई है आपसे, कौन सी हो जाएगी? तो रविंद्र में आपका यण संधि हो जाएगी। देखिए, अगर यहाँ पर हम देखें किस प्रकार से आपका इसका संधि विच्छेद होगा, तो आप यहाँ पर यण होना चाहिए, यण नहीं होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए। देखिए कैसे, क्योंकि रविंद्र में जो है आपका रवि अलग हो जाएगा प्लस इंद्र आपका अलग हो जाएगा, और रवि और इंद्र मिलकर के देखिए तो यहाँ पर छोटी ई आ रहा है, इंद्र में भी छोटी ई आ रहा है, मिलकर के तो बड़ी ई बना रहा है ना, बड़ी ई बन रहा है, तो दीर्घ संधि होगा। बिल्कुल यहाँ पर बा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना इनमें से कौन सी है? कामायनी है? आप कहेंगे बिल्कुल है, बाकी ऑप्शन आगे जाने की जरूरत नहीं है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रिय प्रवास, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो है वो रचना है, इसको जरूर आपको याद रखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास है। साकेत महाकाव्य किसका है? तो ये भी पूछा जाता है, मैथिली शरण गुप्त जी का है, याद रखना है आपको। पल्लव किसकी रचना है? तो पल्लव जो है आपका सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें रचनाएं, इनको रट के रखिएगा। आपके पेपर में एमसीक्यू में पिछले जितने भी पेपर उठा के देख लीजिए आप, सब में एक ना एक रचना जरूर पूछी जाती है। अगला, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, ये पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीर, रहीमदास, सूरदास या फिर आपका नंददास। तो ये रचना जो है, ये पंक्तियां जो हैं वो कबीरदास जी की हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब प्रीवियस ईयर अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, साइड में मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए 2016 में ये सब पेपर में आए हैं, तो यहाँ से दो सब प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो गए हैं। ये सब ऊपर वाले जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सब प्रीवियस ईयर के हैं, तो इससे आपको एक अंदाजा भी लगता रहता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अगला देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कि दमक का तुकांत शब्द पूछा गया है, कदम्ब, तरस, धमक या हृदय। तो देखिए जिसमें लास्ट का साउंड मैच करे, आपने देखा होगा ना लोगों में जो घरों के नाम रखे जाते हैं वो थोड़ा सा राइमिंग वाले होते हैं, कि सुरेश, रमेश, दिनेश,
धनेश ऐसे करके, वैसे ही दमक में अब तुकांत पूछे तो इससे मिलता जुलता देखिए धमक वर्ड आ रहा है, धमक 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 ऐसे करके, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पुरस्कार कहानी के लेखक जो है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, बालकृष्ण भट्ट। तो आपका ऑप्शन जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचना है, याद रखना है आपको। अगला, प्रत्युपकार शब्द में उपसर्ग की संख्या कितनी है? अब 3, 2, 4 या 1 में से आपको क्या करना होगा, अलग अलग इसको करना होगा। तो एक तो उपसर्ग प्र करके ही निकल आएगा, एक प्रति और उपकार अलग करेंगे तो वो उपसर्ग आ जाएगा, 2 उपसर्ग यहां पर होंगे, बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? रेखांकित शब्द में समास का मतलब ये नहीं कि किसी में रेखांकित किया गया, इसी पर्टिकुलर शब्द में ही पूछा गया है। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन यहाँ पर तत्पुरुष समास जो है वो होगा, क्योंकि आप इसका जब समास विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे कि रेखा के द्वारा अंकित, यही तो करेंगे। आपको जब भी कंफ्यूज हो कि इसमें कौन सा समास होगा तो सबसे पहले आप क्या करिए, उसका समास विग्रह करिए, आंसर खुद ही आप पहुंच जाएंगे। रेखा के द्वारा अंकित, अब के द्वारा किसमें आता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है, बा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, क्या ये संकेतवाचक है, विस्मयवाचक है, संदेश है या विधान है? तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग संदेशवाचक वाक्य होगा। संदेशवाचक वाक्य की मेरे ख्याल से यहाँ पर वैसे संदेश की जगह संदेह वर्ड होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग इन्होंने शायद की होगी कि संदेहवाचक वाक्य होना चाहिए, क्योंकि संभावना व्यक्त किसमें की जाती है, या जिनमें संदेह या शंका के साथ बात होती है, अनुमान लगाया जाता है, वहां पर आपका होता है ना संकेतवाचक वाक्य। क्योंकि वाक्यों के टाइप में जो है संदेशवाचक तो शब्द कोई नहीं होता है, इसी से जो मिलता जुलता होता है ना, वो आपका एक तो होता है संकेतवाचक होता है, जहां पर होता है कंडीशनल सेंटेंस, यानी एक शर्त का होना दूसरे पर डिपेंड हो, वहां पर जैसे कहते हैं ना अगर परिश्रम करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी, तो वो होता है संकेतवाचक। और इसी से मिलता जुलता होता है एक संदेहवाचक, जो कि हमने यहाँ बताया, उसमें किसी प्रकार का डाउटफुल रहता है कंडीशन, जैसे यहाँ पर कह रहा है ना संभावना है, तो संभावना जब व्यक्त की जाती है तो वो होता है संदेहवाचक। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होना चाहिए? स वाला सही होना चाहिए, यानी कि इस सीरीज में ये जो आंसर का ऑप्शन दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, आंसर यहाँ पर सा वाला जो है वो सही होगा, जिसको हमने संशोधित कर दिया है संदेहवाचक। अगला देखते हैं, शुद्ध वर्तनी बतानी कौन सी यहाँ पर होगी? उपर्युक्त इस प्रकार से लिखा जाता है, ये तो किसी का गलत नहीं होगा। मेघदूत किस रचनाकार की जो है वो कृति है? ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि कालिदास जो हैं इनकी रचनाएं पूछी बहुत जाती हैं, देखें किसी प्रीवियस ईयर में आया होगा ये सब 2018 के चल रहे हैं, देखिए ऊपर 17 चल रहे थे, उससे 16 चल रहे थे, अब 18 के स्टार्ट हो गए, तो 2018 के डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर में आया था। और कालिदास की सभी रचनाएं आपको आनी चाहिए। सूर्योदय जो है उसमें कौन सी जो है वो संधि है? तो सूर्य प्लस उदय इसी प्रकार से होगा इसका, तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि हो जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण यहाँ पर है? तो यहाँ पर प्रत्येक जो आप देख रहे हैं, इसमें प्रति प्लस एक करके करेंगे ना, तो जिसमें स्टार्टिंग में अव्यय आता है वही अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाता है। अगला कह रहा है शुद्ध सवर्तनी वाला शब्द, अशुद्ध शब्द की यहाँ पर पहचान करनी है। प्रभु ही गलत लिखा हुआ है, प्रभु में तो छोटे ऊ की मात्रा लगती है ना, तो यही आपका गलत है। प्रणाम सही है, प्रतिष्ठा सही है, प्रकांड सही है। शुद्ध वर्तनी छाटनी है, आशीर्वाद किस प्रकार से लिखा जाता है? तो आशीर्वाद लिखा जाता है बड़ी की मात्रा के साथ, ये तो कट जाएगा, छोटी यहाँ भी लगी हुई है, और ये जो रा लगता है ना, इस पे आपको मेन फोकस करना है। देखिए यहाँ पर लगा है, यहाँ लगा है, ये एकदम ध्यान रखिएगा, यहाँ लगता है, वा के बाद जो आ की मात्रा होती है उसके ऊपर रा लगता है, तो आंसर यहाँ पर कौन सा सही होगा? दा वाला सही होगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जमीन पक गई है काव्य संग्रह किसका है? जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ सिंह, अज्ञे जी। तो केदारनाथ सिंह जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जमीन पक गई है केदारनाथ सिंह जो है उनका काव्य संग्रह है। देवेंद्र शब्द में संधि कौन सी है? तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यड़ संधि। तो गुण संधि का जो है ये उदाहरण है देव प्लस इंद्र, इस प्रकार से जो है इसका संधि विच्छेद होगा। देव आपका अलग होगा, इंद्र आपका अलग होगा, आ इधर आ रहा है देव में, इंद्र में छोटी ई आ रहा है, मिल करके ए बना रहा है, और ए किस में आता है? गुण संधि में आता है। अगला देखते हैं आपका 56 प्रश्न। टोटल हमारे प्रश्न जो हैं वो आपके हैं 58, तो 58 तक हम पूरे प्रश्न देखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे भी।
तुम अपने कार्य में सफल रहो, इच्छावाचक है, बिल्कुल इच्छा प्रकट की जा रही है ना, तो बिल्कुल आपका इच्छावाचक सही होगा। आपने देखा ऊपर भी अभी एक आया था क्वेश्चन, वहां पर भी वाक्य के प्रकार से क्वेश्चन आया, यहां पर भी आया। मतलब इससे आपको ध्यान रखना है कि वाक्यों के प्रकार के सभी के बारे में आपको क्लियर पता होना चाहिए। बाकी हम मैराथन कराएंगे, उसमें सारी चीजें आपको करा देंगे। स्वच्छ शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो क्या होता है? साफ सुथरा। देखिए स्वच्छ ये वाला छा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है सुंदर आंख। साफ सुथरा वाला जो होता है वो स्वच्छ होता है, वो अलग तरीके से लिखा जाता है ऐसे करके। तो ये वाला सुंदर आंख, ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी हम नया वीडियो आपके लिए लेकर आए आप तक सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जरूर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ जाइएगा। कोई भी पीडीएफ, कोई भी इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं। तो सुंदरता शब्द में संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समुदायवाचक? तो ये किस प्रकार का आप कहेंगे भाव प्रकट है? सुंदरता या इस तरीके का एक भाव को प्रकट करता है ना, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जो कि आपका मई 2022 वाला जो एग्जाम हुआ था ना, मतलब सबसे लेटेस्ट का जो अभी 4th सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, उससे हमने ये प्रश्न उठाया है। पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, बालकृष्ण भट्ट है। और अगर ये पेपर आप उठा करके देखेंगे, सभी पेपर का सॉल्यूशन भी हमने आपके प्लेलिस्ट में करा रखा है। प्लेलिस्ट में मतलब वीडियो आपको सब मिल जाएंगे, तो प्रीवियस ईयर जितने हैं सब देख के जाइएगा। पेपर रिपीट भी होते हैं, डीएलएड का ये इतिहास रहा है। और ये जो आपका क्वेश्चन देख रहे हैं एक रचना पर आधारित, तो ये रचना पर आधारित क्वेश्चन आए थे। ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे टोटल रचनाओं पर आधारित। एक और आया था जिसमें रचना नहीं पूछा गया था, पूछा गया था कि ये कवि जो है इनको किसको कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। तो कुल मिलाकर के इस तरीके के 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। और लाइव टाइमिंग जो है हम जल्द ही आपकी जो है वो क्लियर कर देंगे। बाकी अभी की लाइव टाइमिंग 1 से 1:30 के बीच जो है वो हमारी चल रही है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद और सभी को गुड आफ्टरनून।